जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए नया विषय लेके आए हैं। चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उस पे कंप्लीट एनालिसिस। बहुत लोग ये कह रहे हैं न्यूज में और मीडिया में, आपने भी सुना होगा कि यूक्रेन टाइप क्राइसिस यहां पे भी ना हो जाए। सही भी बात है कि चाइना लगातार अपना फाइटर जेट्स 30 फाइटर जेट्स, उसके टेरिटोरियल जो एरिया, उसका जो जुरिस्डिक्शन है ताइवान का, वहां पे एयर स्पेस में वो घुस रहा है, लगातार मिसाइल्स से फायरिंग कर रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में। तो डेफिनेटली माहौल बहुत टेंस है। साथ साथ अभी रिसेंटली जापान ने भी बोला है कि उनका एक मिसाइल जो है कि उनके वाटर में आ गया है, तो ध्यान से चलाए, नहीं तो जापान विल ऑल्सो इन्वॉल्व। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेवल फ्लीट है यूएस के पास जो है, 7th फ्लीट जिसे कहते हैं, वो भी एक्सरसाइज पास में ही शुरू कर दिया है। तो और साथ साथ चाइना ने पूरे दुनिया को धमकी दिया है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इस पे आप लोग ज्यादा कुछ रिएक्शन मत दीजिए, हम इंटरनली सॉल्व करेंगे। इस तरह का भी बयान बहुत सारा आया है। तो एक चीज मैं बता दूं इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो टेंशन है ये आज का टेंशन नहीं है। इसका जो इतिहास अगर आप देखेंगे तो 100 साल का इतिहास है, 100 इयर्स का हिस्ट्री है डेफिनेटली। इसीलिए इसको अगर एनालाइज करना है तो हम लोगों को 3-4 लेवल पे समझना होगा, तभी हम पूरा जितना भी इश्यूज है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो 4 लेवल पे मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। पहला लेवल होगा कि क्या ताइवान चाइना का पार्ट है या नहीं है, क्या है लीगल स्टेटस, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज ये हम समझेंगे कि अचानक से अभी थोड़ा माहौल तो उतना तो सही नहीं था, लेकिन इतना भी गड़बड़ नहीं था। अचानक से इतना मिलिट्री बिल्डअप क्यों शुरू कर दिया है चाइना ने। तीसरी बात कि अगर वॉर हुआ, अगर दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, तो ताइवान कितना देर तक वहां पे स्टैंड कर सकता है, और अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या यूएसए ताइवान का मदद करेगा, क्योंकि यूएसए ने बोला तो बहुत, लेकिन यूक्रेन में डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर पाया, तो क्या यहां पे मदद करेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और लास्टली ये देखेंगे कि हमने जैसा आपको बताया कि 100 साल का इतिहास है, तो वो क्या इतिहास है जिसका कि आज आप परिणाम देख रहे हैं, ये फर्दर एस्केलेट होकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे 1 by 1। लेकिन मीनवाइल अभी क्या हुआ है कल के दिन कि वहां के जो मिलिट्री प्रोग्राम के डिप्टी चीफ जो थे, बहुत लोग कहते हैं इनका हत्या हो गया। कहां के? ताइवान के हैं ये। इनका नाम है आपको ओयुंग ली हेसिंग। इनका बहुत लोग कह रहे हैं होटल रूम में इनको पॉइजन करके मार दिया गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नेचुरल हार्ट अटैक आया, उससे मर गए। अब भगवान जाने क्या है ये, लेकिन इस तरह का कोइंसिडेंस होना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हो सकता है कि चाइनीज स्पाई, चाइना तरफ के जो भी स्पाइज हैं, उन्होंने उनको पॉइजन किया हो या कुछ किया हो, ताकि उस तरह का जो प्रोग्राम है उनका, जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो थोड़ा डिरेल हो जाए, थोड़ा डिलेड हो जाए। मे भी हो सकता है ये एक रीजन हो। चलिए, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ताइवान एग्जैक्टली है कहां, क्योंकि लोकेशन वाइज बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, समझना जरूरी है कि कहां पे है ताइवान। तो ये हो गया आपका पूरा चाइना, ये आपका कंप्लीट चाइना हो गया। और आप इसमें देख सकते हैं ये एक जो जगह है वो है ताइवान। जापान इधर हो गया, साउथ कोरिया इधर हो गया, ठीक है, और नीचे साउथ ईस्ट एशिया ये हो गया, भारत यहां पे हो गया। ठीक है, तो जो ताइवान है वो छोटा सा जो आप कंट्री देख रहे हैं, उसके एक बीच में क्या है, समंदर है, स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो लोकेशन वाइज देखें तो बिल्कुल मेनलैंड चाइना जिसको बोलते हैं उससे बिल्कुल ही करीब है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको करीब दिखेगा। और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो अब जो हमने पहला सवाल उठाया था कि क्या ताइवान सही में चाइना का पार्ट है या नहीं है, इस पे हमें समझना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 तस्वीर है, जो एक ताइवान का पासपोर्ट है और ये एक कम्युनिस्ट चाइना का पासपोर्ट है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहां पे आप जो लिखेंगे वो है, देखेंगे वो रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ है। तो ताइवान का एक
इंडिपेंडेंट पासपोर्ट है। ऐसा तो हमारे कंट्री में तो नहीं होता है कि भाई यूपी का अलग पासपोर्ट, बिहार का अलग पासपोर्ट है, होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो यूपी का अलग नहीं है, बिहार का अलग नहीं है, तो ताइवान का क्यों अलग है? क्या ये वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्टेड है ये पासपोर्ट? तो जी हां, हर जगह एक्सेप्टेड है, सिर्फ एक जगह एक्सेप्टेड नहीं है, बताऊंगा कौन सा जगह है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दो दो पासपोर्ट है। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते, हिस्ट्री में चलते हैं और समझते हैं यहां पे कि यह क्यों है दो दो पासपोर्ट, थोड़ा सा लिटिल बिट, फिर बाद में हम और आगे बताएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, ठीक है, तो अमेरिका और ये लोग सब जीते, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज जो थे उन्होंने एक्चुअली में जो रिकॉग्निशन दिया था वो ताइवान को रिकॉग्निशन दिया था। ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सो कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनको उन्होंने एक मान्यता नहीं दी थी। मान्यता किसको दिया था? ताइवान को दिया था। और जो यूनाइटेड नेशन बना, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर आए सिक्योरिटी काउंसिल में, वो जो सीट मिला था, एक जो सो कॉल्ड चाइना जो परमानेंट मेंबर आप देख रहे हैं, वो सीट एक्चुअली मिला था ताइवान को, पीपल्स रिपब्लिक चाइना को नहीं मिला था, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिला था, उसको दिया गया। ठीक है, तो जो लोग जीते थे सब उन्हीं को मिला, उनमें से ताइवान को बोला कि ये लोग भी हमें सपोर्ट किए, इनको दो, इन्हें मिला था, याद रखिए। अब लेकिन 1971 में, उस टाइम में वहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंट थे आपको रिचर्ड निक्सन, और उनके सलाहकार थे, बड़ा फेमस सलाहकार है हेनरी किसिंगर। ठीक है, वो वहां पे थे, और यहां पे था कि माओ मरे नहीं थे, माओ थे। ठीक है, और जो प्रीमियर जो था जाओ इन लाई, ठीक है, वो थे। तो इन दोनों लीडरशिप के बीच में अंदर से समझौता हुआ, सीक्रेट पैक्ट हुआ। और इस सीक्रेट, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जान लीजिए। इस सीक्रेट पैक्ट को ब्रोकर कौन किया था? ब्रोकर किया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ही दोनों पार्टी को लाया और कहा कि आप लोग बात करो। तो 71 में के बाद रिकॉग्निशन मिल गया किसको? इसको मिल गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना, जिसका कि कैपिटल कौन सा है? बीजिंग है। उनको दे दिया गया क्या चीज? सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इन्हें नहीं मिला, मतलब कि इनको रिकॉग्निशन मिल गया। ठीक है, अब अभी का जो स्टेटस है, मैंने जैसा कहा कि ये वाला पासपोर्ट लेके आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं जा सकते। वो है यूनाइटेड नेशन का बिल्डिंग के अंदर, वहां पे लेके वो पासपोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। वहां पे एक्सेप्टेंस इसका है। और थोड़ा इतना पावरफुल चाइना हो गया है कि जो कोई आदमी चाइना को टेंशन भी नहीं देना चाहता, अगर इसका एक्सेप्टेंस हो गया तो यूएन में भी और ज्यादा दरार आ जाएगा, शायद उसके लिए डर के मारे शायद नहीं करते हैं। साथ साथ यह भी मैं बता दूं कि जो ताइवान जो है वो, उसको 13 कंट्री, फिलहाल में 13 कंट्रीज जो हैं उनको, ताइवान को मानते हैं सोवरीन कंट्री। दूसरा चीज यह भी बता दूं कि वो जो 13 कंट्री है वो छोटे छोटे कंट्रीज है, मार्शल आइलैंड एंड वेटिकन टाइप, इस टाइप के। कोई बड़ा कंट्री इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना यूएस, ना रशिया, ना इंग्लैंड। कोई भी बड़ा कंट्री, ताकतवर कंट्री जो भी है आज के जमाने में, उन्होंने इसको नहीं एक्सेप्ट किया है। रादर मेजर जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि अखंड चाइना, जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं ना, अखंड चाइना, वन चाइना पॉलिसी कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम है। तो जहां तक सवाल है कि क्या ताइवान चाइना का पार्ट है, तो अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो चाइना का पार्ट ही माना जाता है उसको। कहीं कहीं पे यूएस ने एम्बिग्यूटी दिखाया है, कहां पे एम्बिग्यूटी दिखाया है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो वन चाइना पॉलिसी मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो ताइवान है वो खुद एक्सेप्ट, एक तरह से कहा जाए अभी जो न्यू गवर्नमेंट है वो नहीं करता है, वो बोलता है हम इंडिपेंडेंट है। अब क्या है वो भी थोड़ा बताएंगे। तो ताइवान कैसा टाइप कंट्री है, याद रखिए, ताइवान 1987 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर रहा, लेकिन उसके बाद जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस आया तो वो इतना तरक्की किया, इतना बेहतरीन तरक्की किया जिसका कि कोई जवाब नहीं है। तो साइज के हिसाब से अगर देखा जाए
तो केरला जितना बड़ा है अपना उतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो उसका जो पर कैपिटा जीडीपी है, ठीक है, वो बहुत डेवलप्ड कंट्री जो है उनसे भी अधिक है। मतलब वो एक रीजन ऐसा है एशिया में जो कि सबसे डेवलप्ड रीजन में से एक है, जहां पॉपुलेशन जो है उसका 2.4 करोड़ है। वही छोटा आइलैंड आप देख रहे हैं, केरला टाइप है, 2.4 करोड़ उसका पॉपुलेशन है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो 81 साल है, 81 ईयर्स। मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी और अलग तरह का इस तरह का जो भी फैसिलिटी हो तो बहुत बेहतरीन है। और जो पर कैपिटा जीडीपी है $33,000 पर ईयर। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में है। और वहां पे छोटा सा जो है मतलब ताइवान, उसका जीडीपी टोटल है $774 बिलियन, बहुत ही रैपिड पेस। तो अब एक सवाल आता है कि अचानक से ताइवान इतना कैसे अमीर बन गया इतना कम समय में। तो इसका भी बड़ा स्टोरी अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिए जितने भी सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है, जितना भी सेमीकंडक्टर्स है, कोई भी मोबाइल गैजेट यूज करते हैं बिना सेमीकंडक्टर का वो नहीं ऑपरेशनल हो सकता। मदरबोर्ड बनाएंगे आपको सेमीकंडक्टर मांगता ही मांगता है, ठीक है। तो अब ताइवान जो है इसका लीडरशिप है, लीडरशिप तो छोड़िए, आप कह सकते हैं मोनोपोली है इस पे। उसका टोटल दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन हुआ 2021 में, ठीक है, उसका 65%, 65% जो ब्लू वाला एरिया है वो सिर्फ ताइवान प्रोड्यूस करता है। उसमें से भी 50% के आसपास आप रख लो तो टीएसएमसी एक कंपनी है जो खुद अकेले प्रोड्यूस करती है उतना 50-52% ये। तो दुनिया का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। आप हम ये इस डिजिटल बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या है, आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल यूज करो, कुछ भी करो, वो सब इसी से चलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली डिपेंडेंस है। और इसी में इन्होंने क्या किया, महारत हासिल किया है। कुछ भी बनाना है तो यहां से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये सब जो डेटा है ये बीबीसी का डेटा है, ठीक है, इधर उधर से नहीं लाया गया, हाईली अथॉरिटेटिव डेटा। अब ताइवान के आदमी का क्या है सोच कि वो चाइनीज मानते हैं अपने आप को कि चाइना से अलग मानते हैं, ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो ब्लू वाला ग्राफ है लगभग 60% से ऊपर 65% के आसपास रख लीजिए, उतने लोग अपने आप को ताइवानीज मानते हैं। वो उनको कोई मतलब नहीं है कि चाइना वाइना क्या है, ठीक है। और जो फिर आपको अगर आप देखते हैं तो 30% के आसपास अपने आप को ताइवानीज भी मानते हैं और चाइनीज भी मानते हैं। और बहुत छोटा संख्या है, आप देख सकते हैं, मान लो यहां पे 3% के आसपास में, ठीक है, वो लोग जो है कहते हैं कि हम लोग चाइनीज हैं। और उतना ही परसेंटेज में बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं, बोलता चाहे चाइना हो ताइवान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइप के कैटेगरी के आदमी है। तो आप ओवरवेलमिंगली आप देख सकते हैं कि जो ताइवान में जो 2.4 करोड़ लोग हैं उसमें से 65% के आसपास जो लोग हैं वो 100% मानते हैं कि हम चाइना से अलग हैं, हम ताइवानीज हैं, मेरा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, इस तरह का। तो अगर इस तरह का किसी कंट्री में सोच होता है, ठीक है, तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़े कि हम अलग अपने आप को समझते हैं, तो आप लॉजिक लगाएं तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये लोग तो जीतेंगे ही, वो लोग जीतेंगे। और वो लोग जीते भी, ये भी बात है कि वो लोग जीते भी। अब देखिए कि बहुत बड़ा रीजन है कि ये महिला, ठीक है, सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ताइवान का प्रेसिडेंट है, ठीक है। किस पार्टी से बिलोंग करती है, ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नाम का है, जिसका कि एक ये विचारधारा है, जिसका कि एक ये थिंकिंग है कि जो हो गया इतिहास में हो गया, जो है अभी वो ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इनका डिमांड है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री टाइप हमको ट्रीट किया जाए। हम नहीं कर रहे हैं कि चाइना मेनलैंड मेरा है। और चाइना भी जो ये कह रहा है कि हमारा ताइपे है, तो वो भी एक्सेप्टेंस इसका नहीं है। और 65% आदमी वही सोच का है, तो सोचिए कितनी पावरफुल लेडी होगी। तो पिछले साल टाइम जो मैगजीन है, बहुत फेमस मैगजीन है, किसी का तस्वीर आ जाता है यहां पे तो लोग सोचते हैं ओ माय गॉड टाइप, ठीक है।
तो इनमें इनको छापा गया था और यहां पे लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ठीक है। इससे वेस्टर्न मीडिया का एक थिंकिंग दिखता है ताइवान की तरफ पे कि वो लोग क्या सोचता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, पुश कर रहे हैं इस एजेंडा को कि हां ये प्रेसिडेंट है, बहुत पावरफुल है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई कंट्री होगा उसी का तो प्रेसिडेंट होगा ना। तो मतलब कि इनडायरेक्टली बिना बोले हुए वो ट्रीट करते हैं किसको, इसको एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। अब देखिए ये जो महिला है, ये इनका जो थिंकिंग है वो अखंड चाइना, वन चाइना बोल के नहीं है। ताइवान डिफरेंट, मेनलैंड चाइना डिफरेंट है। और इन्होंने जो है वो पुष्पा मूवी देखा है, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग था, आपको याद होगा कि मैं झुकेगा नहीं, आगे एक और वर्ड है वो नहीं बोलूंगा मैं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका एटीट्यूड है नहीं झुकेगा वाला टाइप, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक जो लीडरशिप है, जो चाइना शी जिनपिंग जो हैं, उनके प्रीमियर जो हैं, उनको ये मजा नहीं आ रहा है। सच बताएं तो उनको मजा नहीं आ रहा है इनका ये, क्योंकि उनका जो पॉलिसी उसके अगेंस्ट काम कर रही है ये, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जब से और दोबारा ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है तो पॉपुलैरिटी भी है, उस तरह से बातें भी करती है। तो एक जब से ये आया तब से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में चला गया है। कौन? चाइना, जो कम्युनिस्ट चाइना जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में चला गया। दूसरा, अभी के टाइम में क्या घटना घटा वो भी मैं बता देता हूं कि ये टेंशन अचानक से क्यों राइज कर गया। तो नैन्सी पेलोसी वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है, इन्होंने विजिट किया, ऑफिशियल विजिट। अब याद रखिए मतलब वो हाईएस्ट रैंकिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग, अगर देखा जाए हायरार्की हिसाब से तो थर्ड हाईएस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यूएस में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद अगर हायरार्की हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल लेडी है जो कि जिन्होंने कि वहां पे अभी विजिट किया और पिछले 25 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल है जो वहां पे विजिट किया है। ये चीज, ये एक तो पहले से ही चल रहा था कि वेस्टर्न मीडिया कुछ लिख रहा है, फिर ये जो प्रेसिडेंट उसका थोड़ा सा जान ही रहे किस टाइप का, और ये पेलोसी का विजिट, ये क्या कर दिया, मैटर को एग्रावेट कर दिया। चाइना बौखला गया। और याद रखिए चाइना बहुत सारा मैटर पे बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। उनका स्किन जो है ना बड़ा थिन स्किन है, थोड़ा पिंच करोगे ना तो चिल्लाना शुरू कर देगा, ऐसा नेचर रहा है चाइना का। चाइना का बॉर्डर हर कंट्री से लड़ाई है लगभग, है कि नहीं है, हर कंट्री से लड़ाई है। हर कंट्री से जिसको लड़ाई होता है उतना तो भाई दिक्कत तो होएगा ही, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हर कंट्री से लड़ाई है, तो तिब्बत के बारे में बात कर दोगे तो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, ताइवान के बारे में बात कर दोगे बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ताइवान के बारे में बात कर दिया, बड़ा सेंसिटिव हो गया, उसको लगा कि यार हमारे अंदर घुस रहे हैं ये लोग, ये तो मजाक बना दिया है, ठीक है। इसीलिए जैसे ये विजिट की, उन्होंने अपना एक मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया और 30 फाइटर जेट को बोला कि जा भाई उधर से एक बार घूम फिर के आ जा, कहां से, ताइवान के टेरिटरी से, ठीक है। तो कहां कहां पे क्या हो रहा है ये जान लीजिए, ठीक है। उन्होंने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया। ताइवान ये है, और ये जो रेड पैचेस है 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेड पैचेस जो है, यहां पे वो लगातार इस रेंज से वो लगातार मिसाइल्स मार रहे हैं, यहां पे मार रहे हैं, यहां पे मार रहे हैं, यहां पे मार रहे हैं, यहां हर जगह वो लगातार मिसाइल्स का हमला कर रहे हैं अपना मेनलैंड से। और यहां पे मिलिट्री बिल्डअप बहुत कर दिया जी, दूसरे जगह से भी जो रिजर्व में रहता है दूसरे जगह से भी लाके यहां पे खड़ा कर दिया है। बहुत सारा तोप लगा दिया है ठीक है, बहुत सारा टैंक यहां पे फिट कर दिया गया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारा मिलिट्री बिल्डअप, ठीक है। नाम इसको ऑफिशियली दिया है कि वी आर डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा बोला है उन्होंने। अबे यार तुम मिलिट्री एक्सरसाइज करना है तो नीचे जाओ, इधर कहीं करो, पैसिफिक में करो, खाली मैदान है। तुम इसके अगल बगल में मार रहे हो, इसका मतलब है कि तुम धमकी दे रहे हो कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं। तो ताइवान जो है कि चलो छोड़ेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ताइवान को के मतलब इसी एरिया में अगर आप देखते हैं तो इससे ऊपर जाएंगे तो यहां जापान हो जाता है। तो इसी आसपास में अमेरिका का 7th फ्लीट है, दुनिया का सबसे ताकतवर फ्लीट माना जाता है। जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं 7th फ्लीट लेके ही किया जाता है। 1971 का वॉर में
भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश वाला, उस समय इसको बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था इन्होंने प्रेशर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसको हिंदी में कहा जाता है सातवां बेड़ा। कितना ताकतवर है, सबसे ताकतवर दुनिया का ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग। उसको उन्होंने क्या कर दिया, साइड में, इस साइड दूर थोड़ा है, लेकिन वहां पे उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है, मूव करा दिया है। और ये लोग क्या है कि एक्सरसाइज करना ये लोग भी चालू कर दिए। ठीक है, तो टेंशन इधर से भी कर रहा है, तो उन्होंने भी बोला हाँ भाई हम भी टेंशन करा सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, यूएसए को थोड़ा माइनस करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ डायरेक्टली मान लो कि यूक्रेन टाइप सिचुएशन हो गया, ताइवान और चाइना में लड़ाई हुआ, तो ताइवान कितना देर टिक पाएगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो मिलिट्री माइट का देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ताइवान का इधर है फिगर और चाइना का इधर है फिगर। ताइवान का अगर हम बात करें तो लगभग 1,70,000 उनके पास जो एक्टिव पर्सनल हैं। चाइना के पास 20 लाख है, तो भाई यहां कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, पारा मिलिट्री फोर्स इसके पास कितना है, लगभग 6,24,000, इसके पास 11,500 है। लेकिन ताइवान के पास रिजर्व फोर्स जिसको कहा जाता है, रिजर्व में रखे रहते हैं, वो लगभग 15 लाख के आसपास है और इनके पास 5,10,000 है। तो आप एक तरह से मान लो तो 15 लाख और 2 लाख मान लो 17 लाख, और इनके पास 25 लाख फोर्स है। तो फोर्स में तो फाइट किया जा सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि अगर इधर दिक्कत हुआ तो इधर से ले आएंगे। दूसरी बात है कि इतना भी आसान नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उनको इंडिया से टेंशन है, उनको हर नेबर से, अगल बगल जितने नेबर है ना, सबसे टेंशन है। रशिया से उन्होंने रिजॉल्व किया है, लेकिन चाइना इतने भूखे आदमी हैं, ठीक है, कि उनको जमीन चाहिए, छोटा छोटा टुकड़ा के लिए वो आदमी को मरवाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो हमारा कहता है अरुणाचल मेरा है, अक्सई चीन मेरा है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे पैचेज हैं, उनको वो कहते हैं हमारा है। भूटान में बोलते हैं कि डोकलाम हमारा है। ठीक है, हर चीज से उनका वो ऑल द टाइम इसे रहता है। तो लड़ाई होगा तो ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। अगर इनका यूज करे तो ताइवान एक ताकतवर कंट्री है। आगे देखते हैं कि लैंड फोर्सेस, नेवी उसका कैसा है, एयरफोर्स उसका कैसा है। लैंड फोर्सेस में देखा जाए तो टैंक का स्ट्रेंथ इसके पास 5,200 है, इसके पास 1,110 है। ठीक है, तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, डेफिनेटली चाइना, एडवांस्ड चाइना मिलिट्री में अगर देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर मिलिट्री चाइना के पास है। ठीक है, पहला यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। ठीक है, तो ये भी उनका अच्छा है। इधर देखिए, तो इधर अगर देखते हैं तो नेवल पावर में, तो नेवल पावर में जहां तक सबमराइंस का बात है, चाइना के पास 79 है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो सबमराइंस है, जो पनडुब्बी बोलते हैं, पानी के अंदर से लड़ाई करते हैं, वो बहुत ज्यादा है उनके पास। इनके पास अभी कहा जाता है कि 4 है। ठीक है, ये मैंने सोर्सेस मैंने नहीं लिखा है, ये न्यूज सोर्सेस से लिया गया डेटा है। ठीक है, उसी तरह से एयरफोर्स में भी उतने नहीं है। तो डेफिनेटली छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, तो क्या मैक्सिमम होगा, कितना चीज करेंगे, क्योंकि मिलिट्री बहुत हैवी मिलिट्री अगर आपको रखना है तो पैसे भी तो खर्च होते हैं, ये भी तो बात है। ठीक है, लेकिन तो लड़ेंगे अगर तो इतना आसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर वो लड़ेंगे तो इतना आसान नहीं होगा वो चाइना को कि डायरेक्टली एकदम रौंद के रख दे। क्यों? क्योंकि ताइवान और तुमको यूएस, उनका जो है ना बहुत अच्छा समझौता है, पर्टिकुलरली आर्म्स ट्रेड लेके। तो वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी आर्म्स का जो है वो इनको सप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो सब डिफेंसिव तुम्हारा ये है जो टेक्नोलॉजी, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि कोई हेलीकॉप्टर से वार कर रहा है तो आपके पास एक ऐसा छोटा मिसाइल होगा कि आप हेलीकॉप्टर को उड़ा दोगे। ठीक है, बहुत सारा इस तरह के मिसाइल आते हैं। ठीक, उस तरह का उन्होंने दिया है कि उनका जितना भी जो भी तरीके से अटैक करेंगे उसको रोकने के लिए जो हथियार है वो जितना अमेरिका के पास है उतना तो नहीं, लेकिन उससे कम में, लेकिन बेहतरीन हथियार ताइवान के पास है। ऑफेंसिव ज्यादा नहीं है, लेकिन हां डिफेंसिव बहुत अच्छा है। और मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो स्ट्रैटेजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो उनका थर्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि S-400 हुआ, उसी तरह की टेक्नोलॉजी क्या है, थर्ड टेक्नोलॉजी है, वो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा नौबत आएगा तो इनको ताइवान को अमेरिका दे सकते हैं थर्ड। चलिए, ये तो हो गया, लड़ाई झगड़े के बात हो गया। तो लड़ाई झगड़े में ज्यादा रखा नहीं है कुछ,
ठीक है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन समझते हैं क्या है। अब हर समय यह रहता है कि ताइवान जो है अमेरिका से बढ़िया दोस्ती है, तो क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा उन्हें? यह एक बहुत बड़ा है, या फिर यूक्रेन टाइप छोड़ देगा? तो याद रखिए, ये जो रीजन है यूक्रेन का, वहां पे डायरेक्ट इंटरेस्ट अमेरिका का नहीं था। वहां पे इनफैक्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट, लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अगर कहते हैं तो रशिया का ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर उन्होंने अटैक किया और कब्जा कर लिया ताइवान पे, तब जो क्या सिचुएशन होगा, वो एंटायर पैसिफिक रीजन जो है, वो कंप्लीट पैसिफिक रीजन, वो रीजन क्या होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और यहां पे दिखेगा क्या कि चाइना का डोमिनेंस लाइक नन अदर, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता है, ऐसा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। और वहीं साउथ चाइना सीज का रूट निकलता है। साउथ चाइना का पे चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा सी ही हमारा है, ठीक है, पूरा का पूरा सी ही हमारा है, वो लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं। तो उनका क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा इन द फ्यूचर कमिंग टाइम्स, और वो एरिया पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट जो है इन अमेरिका का इंटरेस्ट का, कोर इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, उसका लॉस है। लेकिन और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान पे, जो बाइडेन से पूछा था कि अटैक किया तो फिर आप क्या करोगे, तो बोला वी विल गो टू एनी लेवल टू डिफेंड देम, ठीक है। यह शब्द प्रेसिडेंट ने यूज किया है, याद रखिए वहां का। तो अब कैसे कैसे रहा है अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको इस पे हाईलाइट देना चाहता हूं। तो देखिए 1979 में अमेरिका ने अपना जो एम्बेसी होता है, जो भी आप कह सकते हो कि मिशन रहता है, ठीक है, वो सेटअप किया था चाइना में, ठीक है, ताइवान में नहीं, मेनलैंड चाइना में सेटअप किया था। और ये एक्सेप्ट किया कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ये एक्सेप्ट किया है, याद रखिए अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। वन चाइना पॉलिसी को वो एक्सेप्ट किया है मतलब। लेकिन अब वन चाइना पॉलिसी को तुम एक्सेप्ट करते हो, लेकिन अब फिर तब तुम कैसे सुरक्षा दोगे? अगर इसको एक्सेप्ट करते हो तो चाइना जो ताइवान है वो तो लेजिटिमेट टेरिटरी ऑफ चाइना है, तो उसमें अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हस्तक्षेप हुआ कि इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करते हो। तो अब चाइना कैसे करेगा, यूएस कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक एक्ट है जो अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, ठीक है, उसी साल पास किया गया ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, ठीक है। ताइवान रिलेशनशिप पीस, कोऑपरेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो एक्सप्लिसिटली नहीं कहता है, अगर डायरेक्ट ऊपर से पढ़ा जाए तो वो एक्ट कभी नहीं कहता कि भाई हम जो है कि आप पे अटैक होगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली उसका मतलब वही है, अंदर डीप पढ़ोगे तो उसको इंटरप्रीट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये जो है वो अमेरिका जो है वो आपको क्या कर रहा है, डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है अंडर दैट लॉ, ठीक है। और यहां पे जैसे कि लोगों ने एक टर्म यूज किया है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत विशेषता रहा है, कहा लोग कहते हैं वन लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो अमेरिका डजंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी, कहता है लोग कि अमेरिका के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं रहता, वो प्योर रियलिस्ट है कि आज कुछ है, कल कुछ हो सकता है, परसों कुछ हो सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी रहता है तो उसी धारा पे आपको चलना पड़ता है, आप एक फ्रेमवर्क में फिट हो जाते हैं, ठीक है। इनका ये कुछ कंफ्यूजन बरकरार करके रखते हैं, कभी कुछ बोल देंगे कभी कुछ बोल देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करके चलता है जहां तक कि ताइवान का सवाल है। दूसरा चीज क्या है कि इसको अगर बहुत डीप जाके उस एक्ट को इंटरप्रीट किया जाए, और जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी वो सिक्योरिटी लेके मेंटेन करता है, उसको भी जो बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ें तो उसका मतलब यही होता है, अटैक ऑन ताइवान इज अटैक ऑन यूएसए। लिखा नहीं है शब्दों में ये डायरेक्टली, लेकिन ये माना जाता है, स्ट्रेटेजिस्ट लोग का, जो विचारक हैं उनका माना गया है कि ये वही मतलब है कि ताइवान पे अटैक का मतलब है अमेरिका पे अटैक, और अमेरिका पे अटैक मतलब अमेरिका डिफेंड करेगा, उस हिसाब से देखें तो डिफेंड करेगा। और पर्टिकुलरली जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये है ट्रंप का टाइम, ट्रंप का टाइम में आप देख सकते हो कि मिलिट्री डील कैसा है।
ट्रंप का टाइम में जब यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब हुआ, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, आपको पता है, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था। तो ट्रंप के टाइम में ये हुआ है, और ट्रंप ने उन्हें इनफैक्ट ये भी ये किया धीरे धीरे कि इसको लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दें कि ताइवान से मारे और डायरेक्ट जाके बीजिंग और संघाई गिरे। ठीक है, कि अगर वॉर हुआ तो ये भी मिसाइल मार देगा कि ले भाई, हमको तुम खत्म करने का सोच रहे हो तो हम भी खत्म कर देते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मिसाइल्स लॉन्ग रेंज उनको देने का भी बात किया है, और बहुत सारा हथियार उनको सप्लाई किया। उसमें से कुछ कुछ जो हथियार है वो डिफेंसिव वेपन नहीं है, वो ऑफेंसिव वेपन है। ऑफेंसिव वेपन वो होता है जो हमला करने के लिए होता है, डिफेंसिव वेपन वो होता है जो हमला रोकने के लिए होता है। तो उससे पहले तक मोस्टली हमला रोकने के लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हमला करने वाला वेपन भी उनको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है यहां पे, और उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पे युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, अगर फर्दर चाइना आगे गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा यूएसए इंटरवीन करे, नहीं तो वहां पे डीप इंटरेस्ट यूएस का है वो खत्म हो जाएगा। और उनका जो एक ये है, एक उन्होंने एक साउथ ईस्ट एशिया हो या नॉर्थ ईस्ट एशिया हो, वो जापान, साउथ कोरिया, इनका जो सिक्योरिटी का बात करता है कि हमारा जिम्मेदारी है इनको सिक्योरिटी पहुंचाने में, वो भी डामाडोल हो जाएगा, गिर जाएगा। अमेरिका की सुप्रीमेसी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो यहां पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है अमेरिका सिंगुलरली ना जाए, हो सकता है क्वाड का उपयोग किया जाए, हो सकता है क्वाड का उपयोग किया जाए। क्वाड का उपयोग करेगा पर्टिकुलरली जापान और इंडिया का, तो वहां पे अलग एंगल बन सकता है, और तब चाइना भी हो सकता है कि डरे। लेकिन आगे जैसा होगा उसमें पता चलेगा, अभी अनुमान लगाना कठिन है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि अमेरिका उसको हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, जो चांसेस क्या है वो हमने बताया। अब हमने बताया कि इसका जो इतिहास है वो 100 साल पुराना इतिहास है, आज का इतिहास नहीं है। तो क्या है भाई ये 100 साल का इतिहास, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए 1911 तक, उससे पहले 200-250 साल क्विन डायनेस्टी, चाइना जो है वो कभी भी एक कंट्री द्वारा फुल्ली कॉलोनाइज हुआ ही नहीं, इतना बड़ा था कि यूरोपियन लोग कॉलोनाइज ही नहीं कर पाए उसको। एक थियरी है कटिंग डाउन ऑफ चाइनीज मेलन, कभी पढ़िएगा विकिपीडिया पे ही, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उससे पहले कौन, क्वीन डायनेस्टी वहां पे राज करती थी। ठीक है, फिर 1901 में जो उनके शासक थे उनका डेथ हुआ। उसी टाइम एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिनहाई रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं। ठीक है, तो 1911 की बात है, और ये है सन यत सेन, ये उस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे। तो इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया, नया गवर्नमेंट बनाया, एक पार्टी बनाया कुमिंतांग पार्टी। ठीक है, और एक गवर्नमेंट वहां पे बनाया, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनाया वहां पे। ठीक है, लेकिन उनको जो चाइना को कंसोलिडेट करने में बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि क्वीन डायनेस्टी जब खत्म हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे जो यूनिट थे वहां पे वॉरलॉर्ड्स जो थे अपने आप को बोला हम इंडिपेंडेंट, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, कंसोलिडेशन करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो सन यत सेन ने वेस्ट से, जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इनसे मदद मांगी, कुछ हमको हेल्प करो, तो इन्होंने मदद नहीं किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यूएसएसआर 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर आ गया, तो यूएसएसआर से उन्होंने मांगा हेल्प। तो यूएसएसआर ने बोला हाँ हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यूएसएसआर हेल्प करेंगे, तो मिलिट्री एकेडमी चाइना में बनाया गया। ठीक है, वहां पे बहुत सारा उनको टेक्स्ट बुक मटेरियल, वॉर रिलेटेड मटेरियल, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल, इन सब चीजों पे दिया। बहुत सारा टेक्निक्स दिया कि मास मोबिलाइजेशन जो है उसका टेक्निक उनको बताया। ठीक है, यूएसएसआर वाले ने। ठीक है, और उस टाइम में धीरे धीरे कम्युनिज्म जो है ना ग्रो करना शुरू हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोलते हैं, तो वो ग्रो करना शुरू किया। तो सन यत सेन उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करते थे। सन यत सेन ने कहा कि भाई
कम्युनिस्ट वाले जो लोग हैं उनको भी करने तो पार्टिसिपेट किया जाता है। तो बहुत लोग इंस्ट्रक्टर भी बन गए थे, इनफैक्ट वो डिफेंस एकेडमी में, मतलब कम्युनिस्ट डिफेंस एकेडमी में जा रहे हैं, वही सब चीज सीख रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन टेक्निक, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये सब चीज सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज आपका सीख रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है इनका उम्र ज्यादा नहीं था, 58 उम्र था, तो 1925 में इनका निधन हो गया। ठीक है, और उस समय तक लगभग 60,000 के आसपास मेंबर हो गया था कॉमिंतांग में। ठीक है, इनके डेथ के बाद जो अंदर थोड़ा जो पार्टी है उसमें रिफ्ट पैदा हो गया, कुछ जो है लेफ्ट ओरिएंटेड थे कम्युनिस्ट एंड अदर, कुछ राइट ओरिएंटेड थे। ठीक है, तो ये हो गया कि जो सोवियत है इंटरनली कॉमिंतांग को तोड़ना चाहता है और चाहता है कि कम्युनिस्ट लोग को सपोर्ट करे और वो सीट ऑफ पावर पे आ जाए, वो रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाए वहां पे। और लीडरशिप डेथ का ये डेथ हो गया सन्यात सेन, तो उसी टाइम में देखा गया कि उसके डेथ के बाद स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट हो गया तो फिर क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब क्या, बाहरी दुश्मनी से नहीं लड़ते हैं, दो ग्रुप रहता है एक कंट्री का, दोनों अपने आप में स्ट्रगल करते हैं अधिकार के लिए और पावर के लिए। ठीक है, जो जीत जाता है वो पावर बना लेता है, तो लड़ाई स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चेंग काई शेक जो जनरल थे, ये बड़े चहिता थे सन्यात सेन के। ठीक है, और माओ जो है कम्युनिस्ट वाले जो थे, उनमें पहला दो, याद रखिए इसका दो वेव है, इसका दो वेव है 1927 से लेके 1937 तक। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने तक एक वेव रहा, दोनों ने खूब लड़ा, खूब लाखों लोग मारे गए, लेकिन चलो उसके बाद जो था क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और जापान ने बहुत सारा कब्जा कर लिया था, ताकतवर था जापान। तो इन लोगों ने क्या किया, यूनाइटेड फ्रंट करके लड़ाई लड़ा अपने अपने जगह पे, कि पहले इसको निपटाते हैं फिर अपने में लड़ेंगे। ठीक है, तो 1945 में, ठीक है, 1945 में आपका क्या हो गया कि जापान वाले, सबको पता चल गया कि जापान वाले अब हारने वाले हैं, खत्म हो गया, वो सरेंडर करने वाले हैं। तो अब ये लोग का पहले से ही दिमाग में था कि भाई उसके बाद हम लोग खुद में लड़ेंगे, और चेंग काई शेक चालाक भी थे, अच्छे जनरल थे, तो उन्होंने जब लड़ाई भी जापानीज से भी करी तो बहुत सोल्जर्स को बचा के रखा ताकि फ्यूचर में जब वॉर हो तो वो जो कम्युनिस्ट वाले लोग से झगड़ा हो उस समय हम उसको यूज कर पाए, ये कहा जाता है। ठीक है, और इनको कम्युनिस्ट वाले थे, तो उनके बाद 1945 से 49 तक दोनों में बढ़िया युद्ध हुआ, अच्छा सिविल वॉर हुआ, और जिसमें कि कम्युनिस्ट वाले जो हैं उन्होंने जो कॉमिंतांग वाले, ये वाले दूसरे जो थे, उनको क्या कर दिया, धो दिया, और हार गए वो लोग। मैक्सिमम मेनलैंड पे किसका कब्जा हो गया, कम्युनिस्ट वाले का, माओ वाले का कब्जा हो गया, और इन्हें भाग के कहां पे जाना पड़ा, ताइवान, और ताइवान में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। और ये जो है क्या नाम है इनका, माओ से तुंग ने क्या किया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, मेनलैंड चाइना। तो ताइवान वाले कहते हैं कि ये कंप्लीट जो है मेनलैंड चाइना वो मेरा है, लेजिटिमेट, और ये कम्युनिस्ट वाले बोलते हैं ये कंप्लीट तो हमारा है ही, इस पे हमारा कब्जा है, और ताइवान भी मेरा है। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते रहा, और 1987 तक कहा जाए तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ताइवान में था। उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट किया, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, और बहुत बढ़िया काम किया। और उस टाइम एक पार्टी था कॉमिंतांग का पार्टी, और साथ साथ धीरे धीरे दूसरे पार्टी भी ग्रो करने लगे, जिसमें कि एक था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, DPP। और 2000 में एग्जैक्टली क्या हुआ कि कॉमिंतांग को डिफीट कर दिया गया, किसके द्वारा, वो DPP के, तो नॉन कॉमिंतांग पार्टी पहला बार वहां पे सीट ऑफ पावर पे आया। अब देखिए इसी टाइम में जब कॉमिंतांग डेमोक्रेसी तो ले आया था, लेकिन उन्होंने 1992 में एक डील साइन किया, किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, 1992 एकॉर्ड। ओके, अब उसमें क्या था, ये एक्सेप्ट किया कि वन चाइना पॉलिसी,
कि हम दोनों मानते हैं एक चाइना पॉलिसी होगा, ठीक है। और हर समय यह कहा गया है कि जैसे कि हांगकांग का अरेंजमेंट है उसी तरह से ताइवान का अरेंजमेंट हो। तो चाइना वाला मेनलैंड चाइना जो बीजिंग कहता है, शी चिनपिंग कहता है कि सर आप जो है कि हम आपको बहुत ऑटोनॉमी दे देंगे, बहुत ऑटोनॉमी दे, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन आपको मानना होगा किसका, हमारा हर चीज। आप हमारे संविधान के नीचे ऑटोनोमस रीजन रहोगे, स्पेशल पावर रहेगा, लेकिन हमारे नीचे रहोगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब लिखित तो नहीं रहा, अकॉर्ड में वन चाइना एक्सेप्ट किया, लेकिन ताइवान उसमें नहीं गया कभी भी। लेकिन जो न्यू पार्टी आया, न्यू डीपीपी जो आया, उसका कंप्लीट आइडिया डिफरेंट है। वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, वो किस चीज को मानता है, कहता है हम इंडिपेंडेंट हैं, जो हो गया सो हो गया, वो जो उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा मेन एजेंडा है कि हम अपना कंट्री को विकसित करें, इंडिपेंडेंट कंट्री के टाइप रहे, हमको चाइना के अंदर रह के ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, हम कंप्लीट सोवरेंटी चाहिए, ठीक है। हम क्लेम नहीं करेंगे कि चाइना का मेनलैंड मेरा है। ये है आज का पोजीशन, ठीक है। तो हमने सब चीज बता दिया आपको, तो आप लोग देखिए होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपको जहन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप पूछेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।